नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 3। देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, मास एनर्जी थ्योरी वाज गिवन बाय। तो मास एनर्जी थ्योरी को किसने दिया था? तो वो दिया था दोस्तों आइंस्टाइन ने। और मास एनर्जी थ्योरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, इसका फॉर्मूला होता है E = m इंटू सी स्क्वेयर। सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है और ई एनर्जी है, एम मास है। अगर आइंस्टाइन की बात की जाए तो दोस्तों, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। किस व्यक्ति के नाम पर? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर। साथ ही दोस्तों, अगर इंडिया के लिए नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। और ये सम्मान उन्हें 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज यूज्ड ऑन पेशेंट विद इफेक्टिव किडनीज फिनोमिनन इन ओल्ड एज। तो देखिए दोस्तों, जो डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कौन से फिनोमिनन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें दोस्तों ओस्मोसिस नाम के फिनोमिनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ को ब्लड से खींच लेता है और वापस से ब्लड को दोबारा शरीर में इंजेक्ट कर देता है। अगर डायलिसिस क्या है दोस्तों? तो डायलिसिस कुछ नहीं है दोस्तों, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी है। जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है उन पे यह डायलिसिस किया जाता है वीक में एटलीस्ट 1 टाइम। अगर किडनी की बात की जाए दोस्तों, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। और इसकी जो ब्रांच है जो किडनी के बारे में या नेफ्रॉन के बारे में रिसर्च वगैरह करती है, उस ब्रांच को कहा जाता है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट, डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट। तो दोस्तों, जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं तो उनको रेड होते हैं उनको रेड लाइट से ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लीस्ट डेविएट होते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, विबग्योर नाम का एक फिनोमेनन है जो कि इनकी डेविएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि रेड हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। रेड की वेवलेंथ तो लॉन्गर है लेकिन उसका डेविएशन सबसे कम है, इसलिए डेंजर सिग्नल्स में रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूर से ही व्यक्ति उसको पहचान सके। अगर बात की जाए वायलेट की, तो वायलेट की शॉर्टर वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट डेविएशन होती है। विबग्योर पूरा नाम आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट, ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंटेन। जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें होता है दोस्तों ए शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस एक शॉर्ट फोकल लेंस का उसमें होता है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या है दोस्तों? तो कन्वेक्स लेंस जितनी भी लाइट रेज होती है उन्हें एक पॉइंट पर फोकस कर देता है दोस्तों। और कन्वेक्स लेंस का यूज होता है दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया वो बीमारी है दोस्तों जिसमें हम दूर की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख पाते। उन पास की चीज़ों को देखने के लिए ही कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक इसी तरीके की दूसरी बीमारी है जिसमें नज़दीक की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देखा जा सकता, तो उस बीमारी को कहा जाता है मायोपिया या नियर साइटेडनेस। उस बीमारी को दूर करने के लिए दोस्तों कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका आकार कुछ इस तरीके का होता है। ये आई हुई रेस को फैला देता है जिससे हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर बात की जाए लेंस की दोस्तों, तो लेंस की यूनिट है डायोप्टर। किसी भी लेंस की पावर को डायोप्टर में नापा जाता है। नेक्स्ट, विच प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो जलना होता है वो किससे होता है? तो वो होता है दोस्तों स्टीम से। अगर एक जगह गर्म पानी हो और एक जगह स्टीम हो तो स्टीम से हमें ज़्यादा जलन होगी। आइए दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि वाटर हैज़ द सेम मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोस्तों, वाटर एक है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, मतलब बर्फ़ में बन जाता है और बर्फ़ से ही लिक्विड स्टेट में आ जाता है। साथ ही बात की जाए तो जो सेकंड रेन वाटर होती है, जब जो दूसरी बारिश होती है, वह शुद्धतम होती है। कहते हैं कि वाटर का जो प्योर फॉर्म है वो सेकंड रेन वाटर में होता है।
अगर बात की जाए वाटर की, तो वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला है दोस्तों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बैरोमीटर में नापा जाता है, अचानक से अगर उसमें जो पारा है वह गिर जाए तो वह किसका सूचक है? तो वह दोस्तों स्टॉर्म, आंधी तूफान का सूचक है। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट्स और बनते हैं जो आपको याद रखने हैं कि मान लो बैरोमीटर में जो पारा है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तो इसका मतलब है कि पूरे दिन साफ रहेगा, पूरे दिन धूप खिली रहेगी। अगर वह धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उस दिन बारिश होगी, और वह अचानक से धीरे गिरता है तो उस दिन आंधी तूफान आएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स इज ड्यू टू। तो जो मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म पाया जाता है, चुंबकीय प्रभाव जो पाया जाता है, वह किस वजह से होता है? तो वह दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर मोशंस के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल्स में सर्कुलर रूप में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों, और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। साथ ही दोस्तों अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसकी खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट, शॉर्ट साइटेडनेस इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था मायोपिया इस बीमारी को कहा जाता है। इसमें हम नज़दीक की चीज़ों को तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर पास की नहीं दिख रही है तो कन्वेक्स लेंस, अगर दूर की नहीं दिख रही है तो कनकेव लेंस। याद रखना दोस्तों ये। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर की जो खोज है, जो आविष्कार है, वह किसने किया था? तो वह किया था नरेंद्र कैपिनी ने। और टोटल ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, वो हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स में कौन सा फिनोमेनन होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में जो रेज हैं वे टकरा करके ही अपने मार्ग तक, अपने जो टारगेट है वहां तक पहुंचती है। नेक्स्ट, डायमंड्स आर ग्लिटरिंग एंड अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन देम अंडरगोज। जो हीरे होते हैं वह चमकदार होते हैं और आकर्षक होते हैं क्योंकि लाइट जो उनमें ट्रेवल करती है वह किस रूप में ट्रेवल करती है? तो वह दोस्तों मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में ट्रेवल करती है। देखो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि जो रेज है वो ऐसे ट्रेवल करती रहती है जिससे वह दूर तक पहुँचती है और उसमें चमक बनी रहती है। अगर डायमंड की बात की जाए तो दोस्तों डायमंड कार्बन का ही एलोट्रोप है। अब एलोट्रोप क्या होता है दोस्तों? एलोट्रोप किसी भी मेटल के वे रूप होते हैं जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, वो चेंज नहीं होती है। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के 3 एलोट्रोप है, 3 रूप में कार्बन पाया जाता है, तो है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। और डायमंड के बारे में मशहूर है कि डायमंड के बारे में मशहूर है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन अर्थ। अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो वह सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। और एक विशेष बात कि डायमंड का इस्तेमाल आई सर्जरी में किया जाता है, जबकि वह हार्डेस्ट नॉन मेटल है, फिर भी उसका इस्तेमाल फाइन वर्क के लिए आई सर्जरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो देखिए दोस्तों, किसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में तोड़ दिया जाता है? तो वो प्रिज्म का इस्तेमाल, उससे व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर की लाइट में तोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट आपने 10th में किया था, जिसमें एक लाइट को प्रिज्म से ट्रेवल करवाया जाता है और वह 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाती है, जिसको विबग्योर भी कहा जाता है। इसमें रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, इसलिए रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादातर सिग्नल्स, जो डेंजर सिग्नल्स हैं, उनमें होता है। अगर कलर्स की बात की जाए दोस्तों,
तो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन्हीं तीनों कलर्स को आपस में मिला मिला करके अलग रंग बनाए जाते हैं। कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, तो जो लाइट का जो टूटना होता है, लाइट का जो बिखरना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों डिस्पर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो वो दोस्तों न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करते हैं। न्यूक्लियर फिजन में एक बड़े एटम को छोटे छोटे एटम में तोड़ दिया जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल काम होता है, और इसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है, और जो एनर्जी यूज होती है वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल की जाती है। अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में लगा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों। और अगर बात की जाए न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जो कि एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसके डिफरेंस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियर फिजन है उसमें एक लार्ज एटम को 2 या 2 से अधिक छोटे एटम्स में तोड़ा जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया दोस्तों, यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। साथ ही दोस्तों बोरोन और कैडमियम ये न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग रोड्स का काम करती है, ताकि रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। जब एक बार न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराया जाता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अगर ऐसे ही न्यूट्रॉन निकलते रहें तो यह रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। उसी को रोकने के लिए बोरोन और कैडमियम रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वे 2 न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन को आगे बढ़ाते हैं, ताकि रिएक्शन कंट्रोल में रहे। साथ ही दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर के दौरान हैवी वाटर और ग्रेफाइट मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर। तो आपके ऑप्शन में अगर हैवी वाटर या ग्रेफाइट दोनों में से जो भी होगा वो उसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी लोकेटेड यूजिंग, तो जो सबमर्ज्ड जो वस्तुएं समुद्र में गिर जाती है तो उनका पता कैसे लगाया जाता है? तो उनका पता लगाने की एक टेक्निक है दोस्तों, जिसका नाम है सोनार। ये सोनार क्या है दोस्तों? सोनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए दोस्तों, समुद्र में इस टेक्निक के थ्रू साउंड वेव्स को भेजा जाता है, और जहाँ टकरा करके साउंड वेव्स वापस आ जाती है उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है। उस चीज़ का पता लगाने के लिए फिर गोताखोरों को समुद्र में भेजा जाता है। अब आपने सुना होगा एक फेदोमीटर। अब ये फेदोमीटर क्या है? तो फेदोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई को नापने के लिए नापा जाता है। जो ऑब्जेक्ट्स की खोज के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। साथ ही दोस्तों एरियल जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो हवा में वस्तुएं होती हैं, उनको नापने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एरोप्लेन्स वगैरह या फिर मिसाइल्स वगैरह होती हैं, उनको देखने के लिए किया जाता है कि कौन सी मिसाइल्स या हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हवा में सीमा में घुस रहे हैं। और रडार क्या है दोस्तों? रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें रेडियो वेव्स को हवा में छोड़ा जाता है, और जहाँ से ये वेव्स टकरा करके वापस आ जाती है वहाँ पर पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ हवा में इस डायरेक्शन में ही आ रही है। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी द डिस्पर्शन ऑफ लाइट? किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल डिस्पर्शन ऑफ लाइट की स्टडी करने के लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल डिस्पर्शन ऑफ लाइट की स्टडी करने के लिए किया जाता है। ए फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जो फाउंटेन पेन है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह दोस्तों कैपिलरी एक्शन पर काम करता है। कैपिलरी एक्शन को केशी का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब ये केशी का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जब जो लिक्विड फॉर्म है उसको ऊपर तक ट्रेवल करवाने के लिए छोटी छोटी नलियों का इस्तेमाल होता है, जिससे वे जो लिक्विड है उसको सक करके नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा कि स्ट्रॉ हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डालते हैं, और उस स्ट्रॉ से जो लिक्विड नीचे होता है उसको सक करके पुश करके हम अपने मुंह तक हमारे वो कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। तो इसमें भी कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल होता है। साथ ही कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल किए होता है दोस्तों टावल्स में और प्लांट्स में। पौधों की एक एक पत्ती तक पानी पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन।
अगर टॉवल का एक किनारा आप भिगो दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कि पूरा टॉवल भी भीग जाता है। और इस सिद्धांत की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों कि कैपिलरी एक्शन की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो दोस्तों वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। मैंने ऊपर भी बताया दोस्तों, उसमें लाइट रेज टकरा टकरा करके अपने मार्ग तक पहुंचती है। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। तो जो दोस्तों रिमोट सेंसिंग डिवाइस होते हैं उनमें कौन सी रेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें दोस्तों इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफ्रारेड के इस्तेमाल से ही हम किसी भी जो ये नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। तो देखिए दोस्तों, रिमोट सेंसिंग डिवाइस है उसमें कौन सा इनबिल्ट सोर्स होता है, तो उसमें होता है दोस्तों इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस मौजूद होती हैं रिमोट सेंसिंग डिवाइस में। अब इंफ्रारेड रेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं दोस्तों, तो इंफ्रारेड रेस इस्तेमाल होती है रिमोट में, डीवीडी प्लेयर में, ऑप्टिकल फाइबर्स में हाई स्पीड के लिए, और नाइट विजन कैमरा में भी होती है। इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी के दौरान भी किया जाता है। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक हीटर कोयल। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर कोयल जो पहले घरों में हुआ करते थे इलेक्ट्रिक हीटर, तो उसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों नाइक्रोम मटेरियल का। ये एलॉय है दोस्तों, और ये बना हुआ है निकल और क्रोमियम से, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इस निक्रोम में निकल की मात्रा 80% होती है, जबकि क्रोमियम की मात्रा 20% होती है। और एलॉय क्या है, एलॉय एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जो दो से ज़्यादा मेटल्स की फॉर्मेशन करके बनाया जाता है। इसके एग्जांपल्स, एलॉयज़ के काफ़ी एग्जांपल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो आपको याद रखना है दोस्तों वो इस प्रकार है कि ब्रास एलॉय है कॉपर और जिंक का। ब्रोंज, इसके मेडल दिए जाते हैं थर्ड प्लेस वाले को, उसका वो एलॉय है कॉपर और टिन का। स्टेनलेस स्टील एलॉय है आयरन का, निकल का, क्रोमियम का और कार्बन का। जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसमें सिल्वर के अलावा सिल्वर होता नहीं है दोस्तों, इसमें होते हैं कॉपर, जिंक और निकल। साथ ही दोस्तों सोल्डर, जो हम टीवी वगैरह एलईडीज़ वगैरह में करते हैं, जो जोड़ते हैं टाकों से, उसको उसमें लेड और टिन की मात्रा पाई जाती है। साथ ही दोस्तों नाइक्रोम ही हीटर में क्यों लगाया जाता है दोस्तों, तो उसका कारण है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से इसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ ए हेल्थ ह्यूमन बीइंग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन द रेंज ऑफ। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो ऑडिबल कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग की वह कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए दोस्तों 5 से 10 डेसिबल के बीच में। और अगर डेसिबल की बात की जाए तो डेसिबल यूनिट है साउंड की मात्रा को डेसिबल में नापा जाता है। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि अबाउट 85 और उससे ऊपर की जो साउंड वेव्स होती हैं, जो साउंड होती हैं, वो मनुष्य के कानों के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज। देखिए दोस्तों, जो तेल की जो बूंदें हैं अगर वो पानी के ऊपर डाल दी जाती है तो फैल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। जो ऑयल का सरफेस टेंशन होता है वह वाटर के सरफेस टेंशन से कम होता है, इसलिए वह पानी पर फैल जाती है। अब ये सरफेस टेंशन क्या है दोस्तों, तो सरफेस टेंशन एक तरीके की फोर्स है जो कि एरिया को कम से कम करने की कोशिश करती है। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो है मॉस्किटो एग्स कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं वे पानी पर तैर सकते हैं, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से।
साथ ही आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके और सरफेस टेंशन की जो है वो वैल्यू कम की जा सके, ताकि कपड़े धुलने में आसानी हो और सारा मैल निकल सके। साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा जो बारिश की बूंदें होती है वे गोल ही क्यों होती है, तो उसके पीछे भी सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन की वजह से जो बारिश की बूंदें होती हैं वह स्फेरिकल शेप अटेन कर लेती है। साथ ही दोस्तों जब हम डिटर्जेंट मिलाते हैं पानी में तो उससे भी सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है जो बबल्स के रूप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी आवर्स जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कितने घंटों में एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है जियो सिंक्रोनस मतलब धरती के बराबर, तो यह उतने ही टाइम में रिवोल्यूशन पूरा करता है जितने टाइम में धरती सूर्य के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, जो कि है 24 आवर्स। परीक्षा में टाइमिंग पूछ सकते हैं कि कितने देर में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट अपना रिवोल्यूशन पूरा करते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी हाइट कई बार पूछ ली जाती है कि ये कितनी हाइट पर प्लेस्ड है, तो ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर प्लेस्ड है। और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का यूज़ क्या है, तो ये कम्युनिकेशन की फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी नेटवर्किंग, जो भी फ़ोन्स वगैरह या जो हम टीवी में डिश टीवी वगैरह देख रहे हैं तो उसमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ये एस्केप वेलोसिटी है दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस स्पीड से भेजा जाता है। अगर इस स्पीड से रॉकेट को नहीं भेजा जाएगा तो वो पृथ्वी की कक्षा को दूर नहीं कर पाएगा और वापस धरती पर आ जाएगा। इसलिए रॉकेट की स्पीड कम से कम इतनी होनी चाहिए। यही बता रखा है दोस्तों इसमें कि दिस वेलोसिटी इज अटेन्ड बाय रॉकेट्स टू गो आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी प्लेस्ड इन स्पेस। अंतरिक्ष में जाने के लिए कम से कम इतनी स्पीड होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी वाज गिवन बाय। तो सेंटर ऑफ बायोन्सी का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह दिया था दोस्तों आर्किमिडीज के द्वारा। अब ये सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है, देखिए दोस्तों बायोन्सी मीन्स ए फोर्स विच एक्ट एज ऑन एन ऑब्जेक्ट राइज और मूव अपवर्ड। देखिए दोस्तों बायोन्सी का मतलब है एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो पानी में है तो उसको ऊपर की ओर खींचने की ओर प्रयास करता है। और ये बायोन्सी का फैक्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये जो सबमरीन बैलिस्टिक टैंक होते हैं, जो सबमरीन शिप्स वगैरह होती है उनमें इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल, इस सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। साथ ही दोस्तों सेंटर ऑफ बायोन्सी का इस्तेमाल जो बड़े बड़े हॉट एयर बैलून होते हैं, हाइड्रोमीटर होते हैं, शिप्स होती है, फिश होती है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। अब हाइड्रोमीटर से याद आया दोस्तों कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों जो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका पता लगाने के लिए। परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। तो किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो वह होती है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। और डेंसिटी का फॉर्मूला है दोस्तों डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम सबसे कम होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है कि एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लोएस्ट, तो उसका जवाब भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई। तो जो मिल्क की प्योरिटी होती है वह किसके द्वारा नापी जाती है, तो वह दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। कुछ और भी मीटर हैं, कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, एक बार उनको देख लेते हैं। एमीटर फॉर करंट, एमीटर से करंट नापा जाता है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापी जाती है। अल्टीमीटर से हाइट नापी जाती है। ये अल्टीमीटर हवाई जहाज़ों में लगा हुआ होता है जो हमारी जो एरोप्लेन किस ऊंचाई पर उड़ रहा है उसके बारे में बताते हैं। एनीमोमीटर का यूज़ विंड स्पीड को नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल एयर प्रेशर को नापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर का इस्तेमाल
केमिकल रिएक्शन में पैदा हुई हीट को जानने के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों पायरोमीटर का इस्तेमाल सूर्य का तापमान नापने के लिए किया जाता है। और सूर्य का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो सूर्य का तापमान बाहरी सतह का होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। साथ ही दोस्तों ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से समुद्र की गहराई नापी जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है फेदोमीटर। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी नापी जाती है और मैनोमीटर से जो गैस का प्रेशर होता है वो नापा जाता है। नेक्स्ट, विच इफेक्ट इज यूज्ड इन ब्लोटिंग पेपर? तो ब्लोटिंग पेपर में कौन सा इफेक्ट यूज होता है? तो ब्लोटिंग पेपर में दोस्तों कैपिलरी का जो इफेक्ट है वो यूज होता है। नेक्स्ट, वाई ए नीडल सिंक्स इन वाटर? तो जो एक सुई होती है वह पानी में डूब जाती है जबकि एक बहुत बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है। बचपन में भी ये सवाल देखा है दोस्तों। तो उसका कारण है डेंसिटी। जो नीडल की डेंसिटी होती है वह ज़्यादा होती है पानी के मुकाबले, इसलिए नीडल उसमें डूब जाती है। जबकि जो जहाज बना हुआ होता है वह बना तो बहुत बड़ा होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है, इस वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है और वह पानी पर आसानी के साथ तैर सकता है। देखिए दोस्तों ये पार्ट 3 है फिजिक्स सीरीज़ का और इससे नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन और ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।